everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 12 Indian Economic Development Chapter 2 Indian Economy from 1950 to 1990. आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2, हमारी इकोनॉमी जो 1950 से 1990 तक रही थी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि देखो अभी हमने रीसेंट चैप्टर में पढ़ के आए कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। याद है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने सारा पढ़ा कैसे ब्रिटिशर्स जितने समय उन्होंने इंडिया में रूल करा, लगभग 2 सेंचुरीज तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करा, तो कितना इन्होंने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉयड करा। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया था, इंडस्ट्री में इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ने नहीं दिया और फॉरेन ट्रेड को भी इन्होंने सारा फॉरेन ट्रेड कहा करते थे, ब्रिटेन करते थे। हमारा सारा रॉ मटेरियल जो है, हमारे सारा एक्सपोर्ट जो है ब्रिटेन को होता था और वहाँ से ये अपने जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते थे और हमारी इकोनॉमी को ये डिस्ट्रॉयड कर रहे थे। ये सब आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करा था। अब ये चैप्टर है, हम ये समझेंगे कि कैसे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, भारत को आज़ादी कब मिल जाती है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद देश जब बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे देश की डेस्टिनी क्या होगी वो हमारे हाथ में थी। अब हम अपने मास्टर्स बन चुके थे, अब इंडिया को फ्रीडम मिल चुका था, अब इंडिया सॉवरेन कंट्री था, अब इंडिया को खुद अपने लिए डिसीजन लेने थे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्रिएट करी थी, उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कैसे करा। सिंपल यही पढ़ना है चैप्टर में। जो एग्रीकल्चर इन्होंने हमारा खराब सत्यानाश कर दिया था, उसको कैसे हम ट्रैक पर लेकर आए, ये पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज जो इन्होंने बेकार करी थी, कैसे उसे ट्रैक पर लेकर आए, ये पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली रहने वाला है हमारा कि ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी आज़ादी से पहले हमारी कंट्री में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, उन प्रॉब्लम से बाहर आने वाली है ये चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ आपको अपनी कंट्री के फाउंडेशंस के बारे में पता चलेगा, कैसे हमारे लीडर्स ने डिसाइड करा कि हम अपनी कंट्री को कैसे चलाएंगे। अब देखो भारत आज़ाद देश हो गया, अब हम अपनी खुद बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, अब हम अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर्स हैं। जैसे तुम अपनी डेस्टिनी के मास्टर खुद हो, व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, हाउ यू वांट योर लाइफस्टाइल। ठीक है, सब कुछ, सब चीज़ों के लीडर कौन हो? तुम हो। ठीक है, जैसे आप अपना माइंडसेट रखोगे, जैसे आप अपने गोल्स बनाओगे, जितना हार्ड वर्क आप अपने गोल्स क्लियर करोगे, जितना स्मार्ट वर्क आप अपने गोल्स क्लियर करोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारी कंट्री के लिए भी यही था। अब हम इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अब हमें अपनी कंट्री के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढनी थी जिससे हम अपनी कंट्री को प्रॉस्परस कंट्री बना पाए। तो हमारी लीडर्स के सामने भी बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को संभालने वाले थे। तो अब हम जानेंगे कि कौन से 3 रास्ते थे और कौन सा एक रास्ता हमने जो है अपने लिए अपनाया। ठीक है, तो हमने पढ़ना है कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री ने अडॉप्ट करा। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी कंट्री के लीडर्स ने हमारी कंट्री को चलाने के लिए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है अपनाया था। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे सामने क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इंडिया का। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमने कौन सा अडॉप्ट करा, ये जानते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली में होता क्या? व्हाट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम? ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल गाइज, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी क्लास 11 में और उसमें आपने पढ़ा था कि हमारी जो इकोनॉमी होती है उसके 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर करना था हमारे नेशन के लीडर्स को, जवाहरलाल नेहरू जी एंड जितने भी लीडर्स इस हमारे नेशन की प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। अब उन्हें हमारी कंट्री के लिए एक प्रॉपर सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है सोच के रखना था जिससे हमारी कंट्री में ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाएगा कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करे जाए, किस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करे जाए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने 2 सिस्टम हुआ करते थे। कौन कौन से 2 सिस्टम हुआ करते थे? एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बट हम इंडियंस, वी आर इंडियंस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, हमें लगा अरे यार ये कैपिटलिज्म के भी कुछ फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और ये सोशलिज्म के भी कुछ फीचर्स हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों के जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जहां दोनों से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्यों ना हम इन दोनों को ही यूज़ कर ले। और हमने अपने लिए एक नया पाथ निकाला, दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देख रहे हो आप हमारे नेशन लीडर्स को, उन्होंने क्या सही स्ट्रैटेजी हमारे लिए निकाली। अब हमारे सामने कैपिटलिज्म था, अभी पढ़ाती हूँ कैपिटलिज्म में मार्केट इकोनॉमी कैसी होती है। देखो तीनों की तीनों इकोनॉमी इन तीनों क्वेश्चंस को ही आंसर करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बट आंसर करने का तरीका अलग होगा। तो हमारे लीडर्स ने देखा कि ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है इसके कुछ फीचर्स अच्छे हैं, गुड। फिर उन्होंने सोशलिज्म इकोनॉमी को देखा, कहा अरे इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर हमारे लीडर्स ने हमारे लिए एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जिसमें उन्होंने एक पेपर लिया और उसमें दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स लिखे जो हमारी कंट्री को बेनिफिट देने वाले हैं और हमारे लिए एक नया रास्ता निकाला मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो पहले दोनों इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं। पहला रास्ता क्या था हमारे नेशन लीडर्स के सामने कि या तो हम कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी को जो है ऑप्ट कर ले, यानी कि हम अपनी कंट्री
को किस बेसिस पे चला है, कैपिटलिज्म पे। अब ये कैपिटलिज्म क्या होता है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ देख सकते हो गाइस, आपके लिए यहाँ पे नोट्स क्रिएटेड हैं बोर्ड्स पे। ये जो शॉर्ट नोट है यानी कि पूरा का पूरा आपकी जो एनसीईआरटी है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया, सो दैट आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिले इन नोट्स है। अब अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं सभी नोट्स को अपलोड करती रहती हूँ, शॉर्ट नोट्स को फॉर योर रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप पिंड कमेंट चेक करो इस चैप्टर का, वहाँ पे मैंने यही नोट्स को पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ से भी अपना रिवीजन कर सकते हो, बट आपको पिक्चर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरी आईडी से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो आप कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। हमें क्या पढ़ना है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के क्या फीचर्स होते हैं। तो सिंपल, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। कोई इंडस्ट्री है तो प्राइवेट सेक्टर की होगी, कोई अगर एग्रीकल्चर चल रहा है तो वो प्राइवेट बेसिस पे चल रहा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में, ये कैपिटलिज्म में, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड करा जाएगा, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किस पर डिसाइड करा जाता है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जिस गुड की डिमांड ज़्यादा है वो गुड को प्रोड्यूस करा जाता है, उस गुड की सप्लाई बढ़ती है जिसका डिमांड ज़्यादा होता है। समझ गए, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि अगर जो है एक पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों को गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले, वो क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, गाड़ियाँ प्रोड्यूस करेंगे। इवन तो कुछ सेक्शन उसमें ऐसा भी होगा जिनके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं होंगे, वो चाह रहे होंगे कि साइकिल हो या स्कूटीज़ पे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करा जाए, नहीं, बट ज़्यादा डिमांड किसकी है, अगर गाड़ियों की है तो गाड़ियाँ प्रोड्यूस करी जाएंगी, अगर बाईसाइकिल की ज़्यादा डिमांड है तो बाईसाइकिल ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाएगी। तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें ओनर कौन होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स के प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई इंडस्ट्री है, किसी का फार्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड करा जाएगा कि किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करा जाए, जिस गुड की डिमांड ज़्यादा वो गुड प्रोड्यूस करा जाएगा इस इकोनॉमी के अंदर। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाएगी, तो सिंपल, जो चीप पड़ती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेसमैन का दिमाग सोचो कैसा चलेगा, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा होगा वही तो वो यूज़ करेगा। अब अगर उनको लेबर से काम करवा के जो है प्रॉफिट हो रहा होगा, चीप पड़ी होगी भी लेबर, तो वो लेबर से काम करेंगे। अगर उन्हें लग रहा है मशीनों से, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वो अपनी मशीनें लगा देंगे उन्हें, तो वो प्रॉफिट पे अपने फोकस करने वाले हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, हाउ टू, हमने पहला आंसर कर दिया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जिसकी डिमांड ज़्यादा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाउ टू प्रोड्यूस, जो टेक्नोलॉजी चीप होगी या फिर जो है अगर लेबर चीप है तो लेबर से करेंगे। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सोसाइटी में गुड्स बनने के बाद, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर, यानी कि जिसके जेब में पैसा है, जिस पे पैसा है चीज़ों को खरीदने का, वही जाके चीज़ खरीद पाते। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होता है, ये होता है एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। अब ये वाली जो सिस्टम था, इसको जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे लीडर्स ने सोचा कि इस समय में हमारी कंट्री कैसी है, इस समय में हमारी कंट्री की हालत जो है बहुत ज़्यादा डिट्रॉइटेड थी, स्टैग्नेंट थी, लोगों पर पैसा इनकम थी ही नहीं। तो इस समय में हमारे लिए ये सिस्टम अडॉप्ट करना हमारी लीडर्स को सही नहीं लगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, इंडस्ट्रीज चल जाएंगी और इस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होने लग गए जिनकी डिमांड ज़्यादा है और जो लोग उन्हें नहीं खरीद पाएंगे वो क्या करेंगे, समझ गए। और अगर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनरी ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी तो हमारी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। तो इसलिए हमारे लीडर्स ने इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा, समझ गए ना, इसलिए इसको नहीं करा। तो हम मार्केट इकोनॉमी में जो है हमने इस फीचर को अडॉप्ट नहीं करा, बट मैंने आपको कहा कि इस इकोनॉमी के अच्छे अच्छे फीचर्स और जो अभी दूसरी इकोनॉमी पढ़ेंगे उसके अच्छे अच्छे फीचर्स वो हमने अडॉप्ट करके हमने अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई थी। तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका आंसर कर दिया। एग्जाम में ना डायरेक्ट 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सप्लेन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और आप जो है आगे तक हायर एजुकेशन तक भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। व्हाट इज कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म आप समझ चुके हो। अब आते हैं हम, हमारे सामने जो दूसरा रास्ता था, ये रास्ता होता है सोशलिस्टिक सोसाइटी का, और ये बहुत फेमस हुआ करता था, आपको याद है यूएसएसआर में। अब यूएसएसआर आपको पता है कौन सी कंट्री है यूएसएसआर, हुआ करती थी यूएसएसआर, किसी को पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। देखो जो यूएसएसआर है आज के समय का रशिया, पता है ना आपको, रशिया इज सो पावरफुल यू नो। तो पहले ज़माने में अगर आप बात करो तो 1991 से पहले यूएसएसआर नाम की एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, उसे एक सुपर पावर कहते थे। जैसे यूएसए है ना बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग, वैसे ही यूएसएसआर होती थी, ये बिल्कुल यूएसए की टक्कर की होती थी। अब इसमें रशिया था और 14 और कंट्रीज़ थी, टोटल 15 कंट्रियाँ मिला के यूएसएसआर चलाती थी। और इस यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट
थी ये सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो हमारे लीडर्स को ये सोशलिस्टिक सोसाइटी के बहुत सारे पैटर्न जो अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कई जगहों पे सोशलिज्म, बहुत करप्शन आ जाता है सोशलिज्म के अंदर, तो इसलिए हमने इसको फुली अडॉप्ट नहीं करा, इसके कुछ फीचर्स अडॉप्ट करे। तो पढ़ते हैं सोशलिज्म कैसा होता है। तो देखो सोशलिज्म में जो काम जो है पहले यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कर रही थी, सोशलिज्म में वो सभी काम गवर्नमेंट करेगी। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है इस सोशलिज्म में क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। पहली लाइन क्या लिखोगे, व्हाट इज सोशलिज्म, इट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसका ओनर कौन होगी, गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट, उसको ऑपरेट कौन करेगी, गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करे जाए, उसका आंसर कौन करती है, गवर्नमेंट। और किस बेसिस पे, नीड्स के बेसिस पे। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है लोगों को फूड ग्रेन की ज़्यादा ज़रूरत है तो फूड ग्रेन ज़्यादा, लोगों को जो है, अगर हमारी गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोगों को अगर जो है मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई फेमाइन आ गई है, कोई एपिडेमिक आ गया, कोई बीमारी आ गई है, तो वो मेडिसिन को ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करवाना शुरू करवाएंगे। जो भी गुड इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इसमें जो है ध्यान नहीं दिया जाता कि एक इंडिविजुअल चाह रहा है अरे यार मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, अरे यार मेरे को घर के लिए नया फ्रिज लेना है, तो नहीं, वो नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को इतना फोकस नहीं करा जाता है। जो पूरी सोसाइटी में गवर्नमेंट को लग रहा है अरे इस चीज़ की नीड है, उस चीज़ों का प्रोडक्शन जो है करा जाता है। प्रोडक्शन तो सब चीज़ों का, ऑब्वियसली हर गुड्स का प्रोडक्शन होगा, बट बेसिक गवर्नमेंट ध्यान में क्या रखती है, जिसकी सभी को नीड है वो प्रोड्यूस करा जाए। कलेक्टिव डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। अब बात करें अगर जो है टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा। बट गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करती है, वेलफेयर को ध्यान में रख के, कि जो चीज़ सोसाइटी का वेलफेयर करेगी उस चीज़ को डिसाइड करके जो है हमारी गवर्नमेंट जो भी होगी वो डिसाइड करेगी द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करें हम कि कैसे गुड जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे परचेजिंग पैरिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि गवर्नमेंट को पता है कि पूरे के पूरी कंट्री में फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, तो वो सबको जो है मिलेगी। ठीक है, और एजुकेशन देना ज़रूरी है तो एजुकेशन मिलेगी, सब्सिडीज़ मिलती हैं यहाँ पे लोगों को, बट यहाँ पे जो है कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होती। ये जो सोशलिस्टिक सिस्टम होता है यहाँ किसी पे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर घर है तो वो किसका होगा, वो गवर्नमेंट का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम जिस घर में रह रहे होगा सोशलिस्टिक सोसाइटी का घर तुम्हारा नहीं है, फार्म होगा वो तुम्हारा नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री है तुम्हारी नहीं होगी, नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब ये सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ मिल रही है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान लोगों को मिलता है इसमें। ठीक है, बट गाइस इस इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो धीरे धीरे कैसे शुरू कर देती है, वर्क बहुत करप्ट हो जाती है। जो बड़े बड़े लीडर जो पार्टीज़ में बैठे होते हैं, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये सिस्टम को हमारी जो है कंट्री में हमारे लीडर्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। ये जो सिस्टम है, अगर हम आज समय की बात करें तो क्यूबा में, चाइना में काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात क्या थी, डीमेरिट क्या था, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो हमारे इंडिया में ये स्टेप लेना पॉसिबल नहीं था कि लोगों से उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ली जाए। सोशलिज्म के दौरान हाँ यूएसएसआर में ऐसा हुआ था कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब जैसे फार्म है किसी के तो उनसे छीन लिया जाए और ये कह दिया जाए कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस वजह से हमारी कंट्री के लीडर्स ने इस सोशलिज्म को भी जो है चूज़ नहीं करा, बट इसके बहुत सारे फीचर, जो गुड फीचर्स थे ना, वो चूज़ करे। जैसे कि गवर्नमेंट जो है नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगी, कुछ अच्छे फीचर्स हमने सोशलिज्म के अडॉप्ट करे। ठीक है, तो फाइनली हमने कौन सा सिस्टम अपनी कंट्री के लिए चलाया, मिडिल पाथ निकाला, और हमने फोकस करा कि हम क्या लगाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लगाएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करेंगे। मार्केट जो है गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो एसेंशियल गुड्स है जिसकी बहुत ज़्यादा सोसाइटी को नीड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए हमने अपने लिए कौन सा रास्ता निकाला, हमने लिए रास्ता निकाला मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो जैसे ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी तो इंडिया के पास एक ऐसा सिस्टम आ गया, कौन सा सिस्टम आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम आ गया, जिसमें हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी। जैसे आज के समय में आपका अपना मकान है, ठीक है, आपके मम्मी के नाम पे होगा, पापा के नाम पे होगा, दादा दादी नाना नानी किसी के भी नाम पे हो सकता है। ठीक है, तो आपका अपना मकान होगा, आपका अपना घर होगा, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हो, आप पब्लिक, अब में से कई बच्चे कुछ लोग पब्लिक स्कूल में यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही के साथ में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ठीक है, जिन पे पैसा होता है उन्हें इलाज कराना है, ठीक है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जिन लोगों के पास उतनी इनकम नहीं होती कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट के खर्चे, तो वो पब्लिक सेक्टर में चले जाते हैं। तो हमारी कंट्री में क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड हो गई, और जो नेसेसरी चीज़ थी जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करनी
करनी चाहिए वो गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज़ का भी यही हुआ, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर भी ओन कर सकती थी और कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी उनको गवर्नमेंट ने कहा वो हम चलाएंगे। तो बेसिकली हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी चला दी, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स हमने अपनी इकोनॉमी में डाले और हमने इसे कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। और सबसे अच्छे फीचर हमारी इकोनॉमी का क्या हुआ कि गाइस हम डेमोक्रेसी के साथ चले थे। वहाँ सोवियत यूनियन में ये जो सोशलिज्म वगैरह चलता था, यहाँ डेमोक्रेसी वर्क नहीं करती थी, तो हमने कैसे एक इकोनॉमी अडॉप्ट करी जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, डेमोक्रेसी भी थी और हमने अपने सारे एम्स को अचीव कैसे करा, प्लानिंग करके। तो अब हमने सोच लिया हम मिक्स्ड इकोनॉमी चलाएंगे और ये क्या करेंगे, हम मिलकर सारे फैसले लेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। बट हमें पता चल गया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर लिया और हम इंडिया को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमने अडॉप्ट कर ली थी, अब उसके बाद क्या करना था, एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान की ज़रूरत थी जिससे हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड वगैरह सबको संभाल पाएंगे। तो वो प्लान बनाया हमने। सबसे पहले हमने अपने लिए एक प्लानिंग कमीशन बना दी, ठीक है। जैसे जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल राइट ट्रैक पे आ जाता है और तुम एक प्रॉपर सिलेबस लेकर आते हो, अपना स्टडी GPS ऑन करते हो और अपना एक टाइम टेबल बनाते हो, बढ़िया से पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है, एग्जाम से पहले, और जो है सीरियस होकर अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करते हो। वैसे ही हमारी कंट्री में भी अब हम बहुत सीरियस हो गए थे, हमें अपनी कंट्री को प्रॉस्परस करना था, तो हमने 1950 में अपनी प्लानिंग कमीशन सेटअप करी और उस प्लानिंग कमीशन अपनी कंट्री में प्लानिंग कमीशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं। कब करते हैं, 1950 में करते हैं। और हमारी प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वही हमारी प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन बन जाते हैं। तो तब जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहले चेयरपर्सन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये सेटअप हुई थी 1950 में। अब ये प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा कि हम चलाएंगे 5 ईयर्स के प्लान, 5 साल के प्लान चलाएंगे हम। इन 5 साल के प्लान में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, उन्हें अचीव करेंगे। फिर अगले 5 साल का प्लान बनेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, उसे अचीव करेंगे। अब ये जो 5 के प्लान चलाने वाला जो सिस्टम था, 5 साल के प्लान चलाने वाला, इसको हमने कहाँ से जो है अडॉप्ट करा था गाइस, इसको हमने बोरो करा था सोवियत यूनियन से, वही USSR जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो USSR के ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इस बुक में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया USSR है क्या आखिर में। तो ये सोवियत यूनियन जो है, यहाँ पे ये 5 साल के प्लान चलते थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा दिस इज़ गुड वन, चलो इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमने उन्हें अडॉप्ट करा। अब ये जो हमारा प्लान चलते थे 5 साल के, इसमें हमने क्या करा, हमने इन प्लान को डिवाइड कर दिया बिटवीन द शॉर्ट टर्म गोल्स एंड बिटवीन द लॉन्ग टर्म गोल्स। अब देखो ये जो शॉर्ट टर्म गोल होते थे ये प्लान स्पेसिफिक होते थे, हर एक 5 ईयर प्लान का अलग गोल होता था, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हमें अचीव करनी है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस करा। ये सब चीज़ों को हमने जो है अपने स्पेसिफिक प्लानिंग में रखा। अब कुछ हमने अपने जो है प्लान्स के लॉन्ग टर्म गोल रखे और ये लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली हर प्लान में शिफ्ट होते रहते थे, क्योंकि ये ऐसे गोल्स थे जिनको अचीव करने में काफ़ी समय लग सकता है और ये हर एक प्लान में हमारे रहते थे। जैसे कि ग्रोथ लाना, सोसाइटी में मॉडर्नाइज करना, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, ये हर एक प्लान का हिस्सा होते थे, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी प्लान्स होते थे उनको हमने कैसे डिवाइड करा, शॉर्ट टर्म गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में। शॉर्ट टर्म गोल प्लान स्पेसिफिक होते थे, हर एक 5 ईयर प्लान का अलग अलग गोल होता था। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो मैंने पेस्ट करा है। यहाँ मैंने आपको बताया कैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने किस पे फोकस करा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में सेकंड 5 ईयर प्लान में किस में फोकस करा था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस करा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट को आप चेक कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्लान में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए। डन। अब ये जो हमारे प्लान था ना, उसमें हमने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन भी कर दी थी। देखो यहाँ पे गिवन है, आवर प्लान डॉक्यूमेंट नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन इन द 5 ईयर। यही नहीं कि हमने 5 साल में क्या अचीव करना है, जैसे पहले 5 साल में हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, सिर्फ हमने यही नहीं लिखा, साथ ही के साथ में वी ऑल्सो प्लान फॉर व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। हमने ये भी सोचा कि आने वाले 20 सालों में हमें अपनी कंट्री में क्या क्या अचीव करना है। तो ये जो 20 सालों का और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की प्लानिंग हमने करी थी अपने दिमाग में, उसको हम क्या कहते थे, पर्सपेक्टिव प्लान। तो एग्जाम में 1 मार्कर 2 मार्कर आ सकते हैं, व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्लान। तो गाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर जो चीज़ें हमने सोची थी हमें अपनी इकोनॉमी में अचीव करनी है, उसे हमने पर्सपेक्टिव प्लान में डाल दिया। डन, सिंपल। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म प्लान स्पेसिफिक गोल्स होते थे, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते थे जिन्हें हम जो है कहते थे हाँ भैया ये तो इतने सालों में हमें अचीव करना है। अब ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते थे ये ज़्यादातर हर प्लान में सेम रहते थे, जैसे पहले 5 साल वाले प्लान में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, ठीक है। कुछ तो उसके स्पेसिफिक चलते थे ना, पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्री, कुछ स्पेसिफिक होते थे, कुछ होते थे जो हर प्लान में सेम चलते थे। वो पढ़ते हैं कौन से ऐसे गोल्स थे जो हमारे हर प्लान में जो है हम कहते थे नहीं इन्हें तो अचीव करना ही है। तो वो कौन से गोल्स होते थे, ग्रोथ,
मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। बट उनको समझाने से पहले आपको ये बताती हूँ कि भाई हमारी जो ये प्लानिंग कमीशन है जिसने प्लान बनाने स्टार्ट करे थे, उसको अब रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 2050 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। जो काम पहले प्लानिंग कमीशन करती थी, अब पूरी की पूरी कंट्री के प्लानिंग पॉलिसीज़ बनाने का, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाने का, अब वो काम हमारा नीति आयोग करती है। नीति आयोग जो है कैसे वर्क करती है, इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ आवर गवर्नमेंट, कि कैसे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, गवर्नमेंट कैसे चलानी है, उसकी थिंक टैंक है, यानी कि सोचने की जो शक्ति है, पूरा का पूरा काम कौन करता है, हमारा नीति आयोग करती है। आपको याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने 5 ईयर प्लान पे तो और देखते हैं कि कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हमें ज़रूर अचीव करने हैं अपने 5 ईयर प्लान से। तो पहला गोल होता है ग्रोथ का, कि हम अपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर पाए, गुड्स जो है प्रोड्यूस ज़्यादा करें अपनी इकोनॉमी में, सर्विसेज अच्छे से अच्छी अपनी इकोनॉमी में दे, बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करें, बढ़िया इंडस्ट्रीज लगाएं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करे, ग्रोथ करे ओवरऑल वे में। अगर आप कहो तो ये हमारे हर एक प्लान का हिस्सा होता था। हर प्लान, पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, हर एक में ये जरूर होता था कि कंट्री में ग्रोथ लेकर आनी है। और ग्रोथ को चेक करने का एक सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी। हर साल हम जीडीपी से चेक करते हैं कितनी ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। तो हर प्लान का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता था, ग्रोथ तो लेकर आनी ही आनी है। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, की हम अपनी सोसाइटी में नई नई टेक्नोलॉजी लाए, जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है उसे साइडलाइन करके नई टेक्नोलॉजी लाओ। सबसे ज़्यादा जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली मैं आपको बताऊँ, जैसे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना था, पुराने जो इनपुट्स थे, टूल्स थे, उनको हटा के नई नई टेक्नोलॉजी लानी थी। इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, वो जो वाटर व्हील टेक्निक थी उसको हटा के ट्यूबवेल लाना था। अलग अलग सिस्टम से हमें हर एरिया को मॉडर्नाइज करना था अपने, ठीक है। अब मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं करना था, मशीनरी का नहीं करना था, अपने दिमाग और अपनी सोच का भी करना था, ठीक है। सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने थे, वुमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जो है चेंज करना था माइंडसेट को, कि सिर्फ वुमेन सिर्फ घर में ही नहीं, साथ ही के साथ में वुमेन की जिसकी जो कैपेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि अगर एक बेटी है घर में तो उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसके भाई को मिल रही है, उनको भी एजुकेशन मिले और उनको भी फर्दर उनकी लाइफ में जो भी परस्यू करना है अलग अलग फील्ड्स में उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब्स मिले, लेडीज़ को भी, वुमेन को भी। ये हमें इंश्योर करना था। पहले हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस अब हमें ये सब रिफॉर्म्स भी लेकर आने थे। एनसीईआरटी में स्पेशली गिवन है ये बात कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मशीनरी का नहीं, टेक्नोलॉजी का नहीं, सोच का भी करना था, वुमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना था। ये हमारा हर 5 ईयर प्लान में ये भी सोच के चलते थे, हम देख रहे हो। नेक्स्ट हमें सेल्फ रिलायंट बनना था। आने वाले 7 सालों में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, कि या तो हम अपनी कंट्री की ही रिसोर्सेज को यूज़ करके सेल्फ रिलायंट बन जाए, या फिर हम इंपोर्ट कराएं। तो अब हमारे को जो इंश्योर करना था कि हमारे को अपनी कंट्री में ही सब चीज़ों को प्रोड्यूस करना था, हमें फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना था। यानी कि सबसे बेसिक लॉ फूड ग्रेन के लिए हमें फूड ग्रेन में सेल्फ रिलायंट बनना था और अपनी ही कंट्री में सब कुछ ग्रो करना था। क्यों? हम दूसरी कंट्री से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें अभी अभी आज़ादी मिली थी। तो हमारे लीडर्स की सोच ये थी कि अब ये हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, बट वो कैसे बनना है, अपनी कंट्री में प्रोडक्शन बेस स्ट्रॉन्ग करके, अपनी कंट्री में सब चीज़ों को प्रोड्यूस करके, जिससे हमारा जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी सेव हो, हम इंपोर्ट किए फूड ग्रेन्स की इंपोर्ट पे उसे यूज़ ना करें, और हमारी सोवरेनिटी भी बची रहे। क्योंकि जितना बाहर की कंट्रीज से उस ज़माने में हम लोग डील करते, उतना वो हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर कर सकती थी, और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी अभी हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। तो वी वॉन्टेड टू बी सोवरेन, हमें जो है आज़ाद रहना था, और हम नहीं चाहते थे हमारे में कोई दखल अंदाजी करे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। तो इसलिए हमने क्या कहा, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, वो भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके, डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस करके हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे आप समझोगे भी इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या अचीव करना था, इक्विटी, यानी कि मॉडर्नाइजेशन भी कर लेंगे, ग्रोथ भी कर लेंगे, और सेल्फ रिलायंट भी बन जाएंगे। बट तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक हम इक्विटी नहीं लेकर आएंगे सोसाइटी में, अमीरी गरीबी का फ़र्क जो है नहीं हटाएंगे। यानी कि जीडीपी तो रैंक हो जाएगा, बट अमीरों की जेब ही भर रही हैं, ऐसा ना हो कि उस जीडीपी में सिर्फ अमीरों की जेब भर रही हैं और गरीब लोग गरीब रह जाए। ऐसा हमारी सोसाइटी ना बने, अमीरी गरीबी का फ़र्क भी हमारी सोसाइटी से हटे, और एक इक्विटेबल सोसाइटी बने, हर एक को बेसिक नीड्स मिल रही हो, ऐसी सोसाइटी बने। ये हम अपने 5 ईयर प्लान में अचीव करते। तो क्या क्या अचीव करते थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट, इक्विटी। आई होप अब आप समझ चुके होंगे, शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हैं। अब गाइज हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, तो अब हमें उस एग्रीकल्चर को ठीक करना था। जैसे कि अगर आपका सिलेबस लैग हो जाए, लैग बिहाइंड हो जाए, पीछे चला जाए, रह जाए, तो आप क्या करोगे, सारे चैप्टर्स को कवर करोगे और सैम्पल पेपर सॉल्व करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करोगे। तो वैसे ही अब हमारे
हमारा एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड चल रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो हमने सबसे पहले क्या करा, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए कि ये जो ब्रिटिशर ने ज़मींदारी सिस्टम लगाया था इसको हटा के किनारे करा, और जो है कुछ और रिफॉर्म्स लेकर आए हम जिससे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। दूसरा, हम अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा करा हमने, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्टिव रील जो है यानी कि फसलों के जो हमारा सरप्लस आना जो है स्टार्ट हो, यानी कि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले एग्रीकल्चर से, वो हमने स्टार्ट करा। तो लेटेस्ट स्टडी हमने अपने एग्रीकल्चर को कैसे जो है ट्रैक पे लेकर है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रखा था, इंटरमीडिएटरीज लिखा है हमारी बुक में, वैसे हम ज़मींदार कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में क्या था, इंटरमीडिएटरी सिस्टम था। जो लैंड होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़मींदार्स को दे देती थी, जो एक्चुअल फार्मर्स थे उनसे लैंड छिन के अब ज़मींदार्स के पास चला गया था कि भैया एक ज़मींदार है उसके पास ये लैंड है, बट वो ज़मींदार इस लैंड पे काम नहीं करता था, वो फार्मर से उस ज़मीन पे काम करवाता था, और बेचारे फार्मर सारी मेहनत करते थे बट उनको अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता था। जितना भी जो है प्रोडक्शन होता था उसमें से ज़्यादातर वो क्या दे देते थे, रेवेन्यू और रेंट के रूप में ज़मींदार को दे देते। अब वो ज़मींदार रेवेन्यू रेंट अपने पास नहीं रखता था, कुछ अपने पास रख के बाकी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करता था। तो इस चीज़ से हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि फार्मर कितनी भी कोशिश कर लें उनकी ज़मींदार कोई हेल्प नहीं करता था कि अगर उन्हें कुछ इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी की ज़रूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ज़मींदार उनकी मदद नहीं करता था। अब फार्मर क्यों जो है अपनी तरफ से इंसेंटिव लगा के प्रोडक्शन बढ़ाएगा? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई मैं कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लूँ, सारा का सारा पैसा तो रेंट के रूप में ज़मींदार ने जाके ब्रिटिशर को दे देना है, तो मैं क्यों अपना बर्डन लूँ, मैं क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ। और ना ही ज़मींदार अगर वो चाहे भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, बट ज़मींदार उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे। तो इस वजह से हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इन ज़मींदार्स को हटा देंगे, कि ये ज़मींदार की ज़मीनों पर फार्मर काम करेंगे फिर रेंट देंगे, ये सिस्टम हम हटा देंगे। हम क्या करेंगे, जो फार्मर हैं जो ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, जो एक्चुअल टिलर्स हैं सॉइल के, जो ज़मीन पे खेती खुद कर रहे हैं, हम उन्हीं को उनकी ज़मीनें दे देंगे। फिर उनकी ज़मीन है, प्रॉफिट भी उनका, और प्रॉफिट जब उनको जब मिलना होगा तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करें। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरमीडिएटरीज हटा दिए, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। तो इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद हमने स्टेप्स लिए कि हम इंटरमीडिएटरीज को यानी ज़मींदार्स को हटा दें, और हम टिलर्स ऑफ द सॉइल लिखा है। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब फार्मर्स को उनका लैंड जो है दे दें। ठीक है, जो सारा लैंड होगा वो फार्मर्स का होगा। जैसे कि एक फार्मर है, पहले वो एक ज़मींदार की ज़मीन पे खेती करते थे, तो अब उनको अपना एक लैंड मिल जाएगा। अब उनके ऊपर है कि वो अपने लैंड पे कितनी खेती कर रहे हैं और कितना उगाएंगे हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि एक फार्मर ने अपने लैंड पे कितने केजी ऑफ वीट उगा लिया, 50 केजी उगा लिया, तो 20 केजी वो अपने लिए रख के बाकी का 30 केजी मार्केट में बेच भी तो सकते हैं। बट जब ज़मींदारी सिस्टम था तब थोड़ी वो लोग ये सब कर पा रहे थे, नहीं, वो चाह के भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं कर पाते थे। सब कुछ रेवेन्यू और रेंट के रूप में ब्रिटिशर्स लेके चले जाते थे, और वो अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं कर पाते थे इंक्रीज़ करने की। तो अब ब्रिटिशर्स के ये ज़मींदारी सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट हटा देती है। साथ ही के साथ में इन फार्मर्स को इंसेंटिव यानी कि इनको अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ देती है प्रोडक्टिविटी ग्रो करने के। अब हर फार्मर पे अपना अपना खेत आ गया था ना, तो उनको इंसेंटिव दिए, जैसे इरिगेशन में हेल्प करी, उनको सब्सिडीज़ दी सीड्स लेने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे वो कंट्री की प्रोडक्टिविटी बनाए। हम भैया अमेरिका वालों से फूड ग्रेन तो इंपोर्ट कराना बंद कराए, जब हमारे फार्मर इतनी अच्छी खेती कर सकते हैं तो प्रोडक्टिविटी आए हमारी, और हम जो है सिर्फ जो है सफिशेंट हो जाए फूड ग्रेन्स में। इसलिए हमने ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम को अडॉप्ट करा था, वो था लैंड सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है अपर लिमिट लगा देना, एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा लैंड कोई नहीं रख सकता है। जैसे उस ज़माने में ज़मींदारों पे ना बहुत एकड़ों में ज़मीन होती थी, तो कुछ एक लिमिट लगा दी। अब वो लिमिट कितनी थी वो सब आपको स्टडी नहीं करना है, एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए देती हूँ कि गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि हाँ भैया 5 एकड़ 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता, तो जिन पे थी भी तो उनकी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस तरीके से बस मैंने हाइपोथेटिकली समझाया आपको कि गवर्नमेंट ने कह दिया 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगी, तो भैया जिस पे उससे ज़्यादा थी उससे ऑक्यूपाई करके गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये था लैंड सीलिंग। ठीक है, तो ये 2 रिफॉर्म्स हमारे एग्रीकल्चर में है, ज़मींदारी को अबॉलिश करना, दूसरा लैंड सीलिंग। तो इससे क्या हुआ गाइस, ऑलमोस्ट 2 लाख टेनेंट्स जो थे, यानी कि जो फार्मर्स पहले किराएदारों की तरह ज़मींदारों की ज़मीन पे काम करते थे, अब वो ओनर बन गए थे अपनी अपनी ज़मीनों के। और इससे क्या हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन एंड हो गया, यानी कि पहले ज़मींदार जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे वो चीज़ अब एंड हो गई थी। और ओनरशिप मीन्स अब जब वो अपने फार्म के खुद ओनर बन गए, तो जैसे मैंने आपको बताया ओनरशिप मीन्स कि अब वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आउटपुट इंक्रीज़ करने की, कि ज़्यादा उनकी फसल होगी, जितनी ज़्यादा फसल होगी उतना वो मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भी जो है कोशिशें करी होंगी। ठीक है, अब ये तो हुई ऑन पेपर की बात कि ज़मींदारी अबॉलिश हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया गया। ठीक है,
ये ऑन पेपर था, बट अगर हम एक्चुअली फील्ड में जाके देखते तो ज़मींदारों ने बहुत चालूपंथी करी। ज़मींदार वर लाइक दे, इन्होंने अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स और तरीके अपनाए जिससे कि वो बच सके इस चीज़ से कि उनकी ज़मीनें उनसे ना छिने। तो कुछ ज़मींदार ने क्या करा, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने क्या दिखाया कि हम खुद ही फार्मर हैं इस लैंड के, यानी कि जो ये लैंड है हम ज़मींदार नहीं है इसके, हम फार्मर हैं, हम ही खेती करते हैं यहाँ पे। उन्होंने ऐसे दिखा दिया जिससे कि गवर्नमेंट उनसे उनकी ज़मीनें ना छिने। उन्होंने जितने फार्मर्स वहाँ काम कर रहे थे उन्हें तो भगा दिया और कहा हम हैं ज़मीन के फार्मर, हम ज़मींदार नहीं है, हम तो फार्मर ही हैं इस ज़मीन के। ये टैक्टिक्स अपनाए। दूसरा क्या करा उन्होंने, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को कि ज़मींदारी सिस्टम लगेगा उसको कोर्ट में चैलेंज करा, यानी कि कोर्ट में केस कर दिया। अब उस पर जितने समय सुनवाई चलती रही उतने समय में इन्होंने क्या करा, जो वो उनके नाम पे रजिस्टर था उन्होंने क्या करा, उसको दूसरों के नाम पे रजिस्टर करना शुरू कर दिया, जैसे अपने रिश्तेदारों के और अपने पड़ोसियों के नाम पे रजिस्टर करना शुरू कर दिया, जिससे उनसे वो लैंड ना छिने। ठीक है, तो ये कुछ लूप होल्स कहा जाता है कि ऑन पेपर्स तो हमने कहा कि हम ये सब सिस्टम लगाएंगे, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर जो है उसमें जितना प्रॉस्परस हमने सोचा था उससे कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि ये जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाए। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ फार्मर थे ना, और जो शेयर क्रॉपर्स होते थे उनको भी फ़ायदा नहीं मिला, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको ये रिफॉर्म्स आने का भी फ़ायदा नहीं मिला। तो यस, हमने कोशिश करी अपने जो है रिफॉर्म्स लाने की, एग्रीकल्चर को अच्छा करने की, बट यस उसमें कुछ लूप होल्स थे। अब बात करें केरला की और वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर ये सिस्टम लैंड रिफॉर्म्स का अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमने अपने एग्रीकल्चर को बढ़िया बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में क्या क्या रेवोल्यूशंस लेकर आए थे। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे पहले हम लाए ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, जब हमें आज़ादी मिली तो 75% लोग जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, बट तब भी हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी, जब 75% लोग एग्रीकल्चर में जो है इन्वॉल्व हैं, वो लोग खेती कर रहे हैं, फिर क्यों हम फार्मिंग का सामान भी, यानी कि फूड ग्रेन भी गाइस हम इंपोर्ट करा रहे थे अमेरिका से, जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर करें? क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी। प्रोडक्टिविटी ना होने के बहुत सारे रीज़न थे। पहला ज़मींदारी, सुना आपने, ज़मींदारी हटने के बाद भी टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी। ठीक है, सारे फार्मर इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंडेंट रहते थे। मानसून आया तो ठीक है, अगर मानसून बारिश सही से नहीं पड़ी तो पूरी फसल ख़राब हो जाती थी। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही थी, और हम अमेरिका की मर्सी पे रहते थे, यानी कि यूएसए से हमें फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कराना पड़ता था। तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी में क्या लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या करा, हम एक नए प्रकार के सीड लेकर आए जिन्हें बोला HYV सीड्स, और ये HYV सीड्स यील्ड बहुत अच्छी देते थे, यानी कि ये ज़्यादा। तो हम अपनी कंट्री में HYV वैरायटी वाले सीड्स ले आए। अब ये HYV वैरायटी वाले जो सीड्स थे, इन्हीं को यूज़ करने को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। हम एक रेवोल्यूशन लाए, ये HYV वैरायटी के सीड्स को यूज़ करने से क्या हुआ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, फूड ग्रेन का, व्हीट का भी और राइस का भी। जो कौन सी दो क्रॉप थी, आ सकता है एग्जाम में, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता, व्हीट का और राइस का। अब देखो गाइस, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ HYV सीड से, बट HYV सीड्स को अफोर्ड करना आसान नहीं था। इनको जो है अफोर्ड करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर की बिल्कुल सही अमाउंट एंड एक्सेट्रा चीज़ें चाहिए होती थी, यानी कि इनको अफोर्ड करने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा चाहिए। पैसा किस पे था, अमीर फार्मर्स पे ही था। तो अगर हम इवैल्यूएशन करें ग्रीन रेवोल्यूशन का, ना यहाँ पे इवैल्यूएशन हो रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन का, अगर क्वेश्चन आए इवैल्यूएट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका जो पहला फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये 1960 से मिड 1970 तक चला। तो इसमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल सिर्फ प्रॉस्परस रीजन में हुआ, यानी कि जहाँ पे एफ्लुएंट फार्मर्स, यानी कि जहाँ बिग फार्मर्स, अमीर फार्मर्स रहा करते थे, क्योंकि वो ये सब अफोर्ड कर सकते थे इरिगेशन और ये HYV सीड्स वगैरह को। तो बेसिकली पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले फेज़ में ये सक्सेसफुल रहा। बट दूसरा फेज़ आया 70s से 80s का। यहाँ पे जो है ये वाला जो हमारा एग्रीकल्चर के में ग्रीन रेवोल्यूशन था, HYV सीड्स, ये बाकी स्टेट्स में भी जाके जो है इस्टेब्लिश हो पाया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो दूसरे एरियाज थे वहाँ पे फार्मर्स को इंसेंटिव, सब्सिडीज़ दी, फर्टिलाइजर अफोर्ड करने की, पेस्टिसाइड अफोर्ड करने की, इरिगेशन फैसिलिटी अफोर्ड करने की। फिर उन्होंने भी HYV सीड्स अपनी अपनी जगहों पर लगाए और हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना दिया, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन में। तो हमारे, आप समझे, जो सेकंड फेज था मिड 1980s तक जाके हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड ग्रेन में, यानी कि अब हमारे पास इनफ फूड ग्रेन था अपने लिए भी, और जो है अपना हमारे पास, इनफैक्ट आप कह सकते हो बहुत सारा फूड ग्रेन इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमें अमेरिका की मर्जी पे नहीं रहना पड़ता, यानी कि अब हमारे को अमेरिका से फूड ग्रेन इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ा था। तो पहले फेज़ में तो अमीर स्टेट्स में ही हो पाया था, जहाँ पे फार्मर्स पे खुद से पैसा था। दूसरे फेज़ में जब
गवर्नमेंट ने हेल्प करी तो बाकी रीजन्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा मिला एंड फाइनली हम लोग सेल्फ रिलायंट बन गए और यूएसए की मर्जी पे हम नहीं रहे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या थे अब वो जानते हैं। तो पहला बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का आप क्या मेंशन कर सकते हो, हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट बन गई। तो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इट हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फ्रूट ग्रेन। नेक्स्ट बेनिफिट, वी वर नो मोर ऑन द मर्सी ऑफ यूएसए, यानी कि अब हमें यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं कराने पड़ रहे थे। थर्ड, इट जनरेटेड द मार्केट सरप्लस। यू नो, जो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इसने हमारी कंट्री में मार्केट सरप्लस इंक्रीज कर दिया। मार्केट सरप्लस को आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। ये देखो, जैसे कि एक फार्मर हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद जब फार्मर्स को अपनी ज़मीनें मिल गई, एक फार्मर है, उन्हें अपने सेल्फ कंजम्पशन का, एक फार्मर को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए 20 kg वीट की ज़रूरत है। ठीक है, 20 kg वीट की ज़रूरत है। डन। अब उन्होंने अपने फार्म पे, जो उनका फार्म था, खेती करी और उन्होंने 30 kg वीट जो है वो उगा लिया। कितना उगाया? 30 kg वीट जो है उगा लिया। तो उसमें से 20 kg तो वो अपने पास ही रख लेंगे अपने घर के यूज़ के लिए और 10 kg को वो मार्केट में जाके बेच देंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट में 10 किलो गया है। ठीक है, अब जैसे ये हाई बिल्डिंग वेराइटी के सीड्स आए, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो हर एक फार्म का आउटपुट इंक्रीज हुआ। वही फार्म जो पहले 30 kg वीट उगा रहा था, उस फार्म ने आप समझो 50 kg वीट उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है फार्मर का कंजम्पशन तो वही रहेगा ना, उनके फैमिली का कंजम्पशन थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, उनकी यील्ड इंक्रीज़ उनसे नहीं। उन्होंने अभी भी 20 kg अपने पास रख लिया, तो अब मार्केट में बिकने के लिए कितना गया? 30 kg गया। अब मार्केट में मार्केट सरप्लस हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ने अपने सेल्फ कंजम्पशन का रखने के बाद मार्केट में ज़्यादा kgs ऑफ वीट को, राइस को सेल करा और उससे क्या हो गया? मार्केट में सरप्लस हो गया। अब इस सरप्लस से हमें बहुत हेल्प मिली कि गवर्नमेंट ने उन सबको खरीद के जो है स्टोर करके रख लिया कि अगर कभी फूड शॉर्टेज हो तो उस मार्केट सरप्लस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मार्केट सरप्लस होने से क्या हुआ? फूड प्राइसेस डिक्रीज भी हुए, यानी कि फूड महंगाई थोड़ी कम हुई और राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। तो ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव फीचर्स हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के। जो येलो से मैंने यहाँ लिखे हैं, ये पॉजिटिव फीचर्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के। मार्केट सरप्लस हुआ, हम हमारे कंजम्पशन के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, अमेरिका की मर्जी पे नहीं थे, राइस और वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, फूड प्राइसेस लो हुए, गवर्नमेंट ने स्टॉक मेंटेन करा शॉर्टेजेस के टाइम के लिए। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। बट इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। वो क्या था कि इसने अमीरी गरीबी का फ़र्क जो है ना, वो अमीर फार्मर्स और गरीब फार्मर्स के बीच में जो डिस्पैरिटी थी उसे इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि गाइज जो गरीब फार्मर्स थे वो HYV सीड अफोर्ड नहीं कर सकते थे और अमीर फार्मर्स कर पाते थे, तो इसलिए अमीर फार्मर और अमीर हो गए। ये जो हमारा HYV सीड्स थे, इनके लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इरीगेशन की जरूरत पड़ती थी, जो स्मॉल फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने गाइस स्टेप्स लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिए। अगर हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप ना लिए होते तो हमें इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज़ में हम जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, सेकंड फेज़ में हुए जब बाकी रीजन्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा मिला। वो क्यों मिला था? क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी स्मॉल फार्मर्स की सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में। तो जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, स्मॉल फार्मर को प्रोडक्शन करने के लिए HYV सीड से उन्होंने क्या करा, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करे, उन्हें इरीगेशन फैसिलिटी दी, और जो रिसर्च सेंटर्स थे उन्होंने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स दिए, फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ मिलती थी फार्मर को, जिससे वो अपने छोटे फार्म पे भी जो है यील्ड को इंक्रीज़ कर पाए। इवन इसका इतना फ़ायदा हुआ स्टेट इंटरवेंशन का, स्टेट को सब्सिडीज प्रोवाइड करने का, इंसेंटिव प्रोवाइड करने का फार्मर्स को, कि क्या हुआ कि एक फार्म, जो छोटा फार्म था ना, वो इतना आउटपुट ग्रो करने लग गया जो एक बड़ा फार्म से आउटपुट हमें मिलता था। तभी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ कुछ फील्ड्स में। डन। तो अब देखते हैं गाइज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिबेट ओवर सब्सिडीज़। अब ये जो सब्सिडीज़ दी जाती थी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, हमारे फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जाते थे फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स होती थी, क्योंकि ज़्यादा जब सब्सिडीज़ देते थे तो बाद में गवर्नमेंट को लॉसेस भी देखने पड़े। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स होती थी वो देखते हैं। सब्सिडीज़ के लिए, अगर एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर में आए तो देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ सब्सिडीज़। जो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते थे कि हमें सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और कुछ कहते थे नहीं रखना चाहिए। तो क्यों कहते थे फार्मर सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, पहले ये सुनो। देखो, सब्सिडीज़ एक्चुअली में फार्मर को क्यों दी जा रही थी? HYV सीड्स यूज़ करने के लिए। HYV सीड्स एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी होती थी, एंड जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत रिस्की होता था, तो फार्मर्स पे इतना पैसा भी नहीं होता था, तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। ठीक है, वो क्यों सोचे
सोचे अरे भैया इतना पैसा लगा के हम HYV सीड को यूज़ करें, हमें क्या पता इसको जो है रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा वेस्ट भी तो हो सकता है। तो वो डरते थे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देने शुरू करी, जिससे कि फार्मर जो है इंटरेस्ट बनाए अपना इन जो है HYV सीड्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी, बट उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अब सब्सिडीज़ बंद कर देनी चाहिए, कुछ ने कहा करनी चाहिए। तो पहले देखते हैं जिन लोगों ने कहा था सब्सिडीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो उनके क्या रीज़न थे जिस बेसिस पे उन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए सब्सिडीज़ देना। क्यों? क्योंकि फार्मिंग बहुत रिस्की बिजनेस है, वैसे ही हमारे फार्मर जो थे इतने ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे, तो इसलिए उनको लॉसेस ना हो, इस वजह से कंटिन्यू रखनी चाहिए। दूसरा, फार्मर्स हैं वो ये टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी तभी वो कर पाएंगे। एंड थर्ड, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंटिन्यू नहीं करेगी तो गरीब फार्मर ये HYV यूज़ नहीं कर पाएंगे, सीड्स को अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे, अमीर फार्मर कर पाएंगे, क्योंकि उन पे पैसे और अमीरी गरीबी का डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि सब्सिडीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब कुछ ग्रुप था जो चाहते थे कंटिन्यू ना रखी जाए सब्सिडीज़। पहला रीज़न उन्होंने दिया कि सब्सिडीज़ दी गई थी इस टेक्नोलॉजी को जो है एक बार प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए। अब बहुत सारे फार्मर ने प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया HYV सीड्स को और उसका रिजल्ट भी पता चल गया, तो अब क्यों दे सब्सिडीज़ जब टेस्ट हो चुका है कि हाँ बढ़िया ही है HYV सीड से प्रोडक्शन करना। दूसरा, ये जो फर्दर सब्सिडीज़ देना था, इसने जो है सिर्फ फार्मर्स की मदद नहीं करी, इवन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देने से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था, मुनाफा मिल रहा था। तीसरा क्या हुआ, जब ये सब्सिडी दी गई फार्मर्स को, तो उन रीजन्स में इनफैक्ट सब्सिडी ज़्यादा जो है पास हो रही थी, ज़्यादा सब्सिडी वहाँ मिल रही थी जहाँ ऑलरेडी प्रॉस्परस फार्मर्स थे, यानी कि आप समझो कि अमीर फार्मर ही सब्सिडीज़ ले रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हमें बंद कर देनी चाहिए सब्सिडी, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप है कि हमें गरीब फार्मर को सब्सिडी देनी है वो तो हो ही नहीं पा रहा, सिर्फ अभी भी अमीर फार्मर ही सब्सिडी ले रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा ये सब्सिडी देने का जब टारगेट ग्रुप तक हम ये सब्सिडी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट थी और कुछ जो थी सपोर्ट में थी। तो इसका सॉल्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स ने दिया। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, अगर ये फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की सब्सिडी का फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, बड़े बड़े फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो यानी कि हमारी पॉलिसी गलत नहीं है, हमारी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। क्यों ना हम अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करें और सिर्फ अब पुअर फार्मर्स पे फोकस करें कि जो गरीब फार्मर है उनको ढूंढ के उन्हीं को सब्सिडी प्रोवाइड करें, जो बिग फार्मर है उनको ना करें। ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन थोड़ी कि सब्सिडी हटा दो कि गरीब लोग और गरीब हो जाए, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिबेट ऑन द सब्सिडीज़। ये डिबेट चलती थी सब्सिडीज़ के ऊपर, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। अब एक लास्ट टाइम क्रिटिकली हम अप्रिशिएट करेंगे अपने एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरा रिवाइज करेंगे। 1950 से 1990 के बीच में क्या रहा हमारे एग्रीकल्चर का सीन, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के बाद हमने अमेरिका से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कराने बंद कर दिए थे। पॉजिटिव फीचर था कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी, ठीक है। बट इसके नेगेटिव फीचर्स भी हमें पता है कि हमारा एग्रीकल्चर में गाइस इवन इन 1990 में भी जो है 65% पॉपुलेशन हमारी अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। वो ग्राफ याद है आपको, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में हमने देखा था कितने % पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे और हमारे इंडस्ट्री पे और सर्विस सेक्टर पे। तो अभी का अगर ग्राफ देखोगे तो अभी भी 1990 में भी 65% 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। चलो ठीक है, डिपेंडेंट थी। GDP तो देखते तब पता चलेगा उसका कुछ फ़ायदा भी था 65% पॉपुलेशन का नहीं। तो इकोनॉमिस्ट ने पता लगाया कि नहीं, GDP तो हमारा ग्रो नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर से। अगर हम बात करें 1950 की, तो 1950 में 67.5% हमें GDP आ रहा था एग्रीकल्चर से और 1990 में ये GDP हो गया था 64.9%, ठीक है। ये M नहीं है, परसेंट है। तो GDP की वैल्यू तो लो हुई, GDP तो अब एग्रीकल्चर से आना डिक्रीज हुआ, बट लोग तो उतने ही इन्वॉल्व थे, 65% एग्रीकल्चर में। तो ऐसा क्यों हो रहा था? जब इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तब भी GDP राइज होने की जगह ग्रो हो रहा था। तो उसका रीज़न ये था कि एग्रीकल्चर में गाइस काफ़ी ज़्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती थी, यानी कि काफ़ी लोग दिखते थे एग्रीकल्चर में जो है काम कर रहे हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती थी। और दूसरा रीज़न ये था कि गाइस हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने ऐसा सॉलिड बेस जो है हमारे को प्रोवाइड नहीं करा था, सो दैट कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करें और वो हमारा आउटपुट और ग्रो कर पाए। तो दिस वॉज ऑल बिकॉज जो इंडस्ट्री सेक्टर था और जो हमारा सर्विस सेक्टर था वो एग्रीकल्चर के लोगों को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कैसे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर चलता था। अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे आगे की कहानी। तो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आप पढ़ेंगे हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो जैसे कि आपको याद है ब्रिटिशर्स के ज़माने में इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने ग्रो नहीं होने दिया था, तो अब अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को
हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जब ये टाइम चला था तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि देखो अगर हमें इकोनॉमी प्रॉस्पर करनी है अपनी कंट्री की तो बहुत ज़रूरी है सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हमें इंडस्ट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, ग्रोथ लानी है, तो उसमें इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में सिर्फ ग्रोथ हो पा रही थी हमारी कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स की, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें अपनी कंट्री को ग्रो करना है तो इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ज़रूरी था। तो हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान चला उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करा। हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे? पीसी महलनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान के जो आर्किटेक्ट है पीसी महलनोबिस के बारे में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट नॉलेज दी गई है, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखना कि कौन थे आर्किटेक्ट हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के। पीसी महलनोबिस जी थे और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान पे फोकस करा गया था। तो इंडिपेंडेंस से पहले तो 2 ही टाइप की इंडस्ट्री थी, कॉटन और जूट वाली और आयरन एंड स्टील वाली। आयरन और स्टील वाली 2 जगहों पे थी, जमशेदपुर में और कोलकाता में। तो अब हमें समझ में आ गया था हमारे को अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है। बट देखो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अब जो ये इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है हमें, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर आगे रहेगा इंडस्ट्री लगाने में या पब्लिक सेक्टर रहेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, तो वही आप इसमें समझने वाले हो। देखो प्राइवेट सेक्टर उस समय में जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा अच्छे से नहीं संभाल सकते थे। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की हम कहें कि बस प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री संभालेंगे, क्यों? क्योंकि देखो उस समय में ना ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पे इतना कैपिटल था कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर पाएँ, ठीक है। अगर उन पे कैपिटल था भी तो हमारा मार्केट बेस भी इतना बड़ा नहीं था कि हाँ उन्हें इंश्योर रहेगा कि जो गुड्स उन्होंने बनाए हैं वो प्रॉफिट के साथ उनके बिक जाएंगे, क्योंकि देखो उस समय पे लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं थी। तो गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में ज़रूरी था। इसलिए हमने क्या करा, हमने पब्लिक सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोल दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत वाइटल है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसको इस समय पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट पे या तो इतना पैसा भी नहीं था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने का, और अगर पैसा था भी तो कौन उन्हें इंश्योर करेगा कि उनके गुड्स बिकेंगे, मार्केट उन्हें मिलेगी। इसलिए अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ लगा के जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना। अगर प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं भी होगा तो चलेगा, बट बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हमने अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या लिखा कि पब्लिक सेक्टर लीड रोल परफॉर्म करेगा इंडस्ट्रीज़ में और प्राइवेट सेक्टर उनका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करेगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है लीड रोल परफॉर्म करेगा, लीड रोल जो भी इकोनॉमी में जो वाइटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो सबसे ज़रूरी है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज करेगी। और जो साइड रोल होता है, ठीक है, जो साइड रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, वो कौन परफॉर्म करेगा? प्राइवेट सेक्टर। यानी कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाज़त है अपनी इंडस्ट्री लगाने की, बट किस एरिया में लगानी है वो अभी हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो बेसिक रोल किसका था? अब पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर किसने संभालता? पब्लिक सेक्टर में, साथ में उनकी हेल्प करने वाला था जो है प्राइवेट सेक्टर भी। तो इसलिए अब हमने अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर को सोशलिस्टिक लाइन पे एस्टैब्लिश कर दिया। तो सोशलिज्म पढ़ के आए हो ना अभी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमने चलाया तो हमने अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को सोशलिस्टिक लाइन्स पे अडॉप्ट करा। हमने कहा पब्लिक सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री चलेगी, बट वैसा बिल्कुल सोवियत यूनियन वाला जो है सोशलिज्म अडॉप्ट नहीं करा, हमने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी अलाउ करा था, ठीक है। यही चीज़ हमने अपनी जो 1956 की पॉलिसी थी उसमें एंश्राइन करा, और सब बातों को हमने अच्छे से समझाया कि कौन सा रोल प्राइवेट सेक्टर में रहेगा और कौन सी चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर में रहेंगी। अभी तुम कंफ्यूज हो गए होंगे ना, अच्छा दोनों ने ही इंडस्ट्री लगानी थी तो पब्लिक वाले कौन से लगाएंगे और प्राइवेट वाले कौन से लगाएंगे? तो डेफिनेटली पूरी कैटेगरीज बना के हमने ये पूरा पास कर दिया था एक रेजोल्यूशन। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956 का, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था, तो उसमें इंश्राइन करा गया कि अब हमारी इंडस्ट्रीज सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलेंगी, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। पहली इंडस्ट्री जो एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन करती थी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कुछ इंडस्ट्री जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाएंगी, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट चलाएंगी बट प्राइवेट सेक्टर उसमें गवर्नमेंट की मदद कर सकती है, और तीसरी इंडस्ट्री जो
प्राइवेट सेक्टर अकेले चला सकती है। अब वो इंडस्ट्री जिसको प्राइवेट सेक्टर अकेले चला सकती है, तो ऐसा नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट का मन करा हाँ जाके इंडस्ट्री ओपन कर देते हैं, नहीं, उसमें भी गवर्नमेंट ने अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, कैसे, लाइसेंस राज की तरफ से, ठीक है, कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है कि मुझे सो एंड सो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगानी है तो पहले उन्हें जाके गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इवन तो उन्हें अलाउड है कि हाँ आप इंडस्ट्री लगाओ, प्रॉफिट रन करो, आप अकेले इस इंडस्ट्री को रन कर सकते हो, बट उस इंडस्ट्री को जो है लगाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट में लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस जो है गवर्नमेंट कैसे देती थी गाइस, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी कंट्री में इक्विटी आए, ऐसा ना हो कि कुछ रीजन्स, कुछ स्टेट ऐसी हो जाए बहुत प्रॉस्परस हो जाए, कुछ ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट लाइसेंस उनको बहुत जल्दी दे दिया करती थी और लाइसेंस उन एरियाज़ में देती थी जो बैकवर्ड होते थे। गवर्नमेंट ने कहा हमने ये लाइसेंस सिस्टम क्यों चलाया है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास आएंगे कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो हम उन्हें कहेंगे आप उन एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाओ जो भी इंडिया के बैकवर्ड है, अगर वहाँ इंडस्ट्रीज जाएंगी तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फिर वहाँ के लोगों पे पैसा आएगा, वो लाइवलीहुड मेंटेन कर सकते हैं, तो वो एरियाज़ भी प्रॉस्परस होंगे। इसलिए रीजनल वेरिएशन जो है ना, कि कुछ एरियाज़ बैकवर्ड है, कुछ नहीं है, कुछ प्रॉस्परस हो रहे हैं, उस रीजनल वेरिएशन को हटाने के लिए हमने लाइसेंस चलाया है। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको इंडस्ट्री लगानी है पहले वो लाइसेंस लेंगे, गवर्नमेंट कहती थी आप इस बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्री लगाओगे हम सब्सिडी भी देंगे, हम तुम्हारे को लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, यहाँ लगाओ इंडस्ट्री और लाइसेंस लो हमारे से, बढ़िया तरीके से अपनी इंडस्ट्री चलाओ, इंडिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी भी खत्म हो रही है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने लाइसेंस सिस्टम जो है वो चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सोशलिस्टिक पैटर्न पे हमारी इंडस्ट्रीज चलाई। पहली इंडस्ट्रीज ये लिख दी कि बस ये गवर्नमेंट चलाएगी, कुछ इंडस्ट्री गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाने वाली थी, और तीसरी जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चलाएगी वहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसा अपना होल्ड करा, लाइसेंस के थ्रू, लाइसेंस लोगे तब लगा सकते हो, हम बताएंगे कहाँ लगानी है इंडस्ट्री, डन। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को डोमिनेट करा। तभी हमने क्या कहा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने सोशलिस्टिक टाइप की इंडस्ट्री चलाई, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो गवर्नमेंट ही फोकस कर रही है ना, और ये तो सोशलिज्म में ही होता है। तो विद दिस गाइस आपने बहुत चीज़ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में समझ लिया। अब हमने अपने इस समय जो है, अब हमारी ये जो पॉलिसी चल रही थी इसमें हमने सोचा कि भैया हमें अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी 1950 में उनका जो है आप कहो कि इन्वेस्टमेंट कितना होता था, 5 लाख तक जो इन्वेस्ट करती थी ना इंडस्ट्रीज़, उन्हें हम स्मॉल स्केल करते थे। और आज के समय पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, बंद करवा देते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या जाता है उनका, नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करा जाता। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव होती हैं, बहुत लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, काफ़ी लोगों को लाइवलीहुड मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, उन्हें भी ग्रो होने का मौका दें। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे उनको जो है मेंशन कर दिया, रिजर्व कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि ये वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपको नहीं लर्न करने कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स अपनाए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले लिखोगे क्या कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है रिजर्व कर दिया कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ग्रो कर सकती है। हेल्प कैसे करी गई थी, लोअर एक्साइज ड्यूटी और बैंक से जो है लोन मिल जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को, सो दैट वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। और इंडिया की जो हमारी ये जो गवर्नमेंट थी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने क्यों प्रोटेक्ट करा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी। तो यहाँ तक आप हमारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझ चुके हो। अब हम चलते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के बाद अपने ट्रेड सेक्टर पे कि कैसे हमारा ट्रेड चलता था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 1950 से 1990 में हमने अपने ट्रेड को कैसे संभाला। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया की ट्रेड पॉलिसी इन द 1950s to 1990 वाला पीरियड। तो अगर हम अपने पहले 7 साल के प्लान की बात करें तो हमारी ट्रेड पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग थी, यानी कि बेसिकली हमने अपनी कंट्री को क्या कहा कि हम अपने इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी कि हम बाहर के देशों से जो है गुड्स को इंपोर्ट नहीं कराएंगे, अपनी कंट्री में ग्रो करेंगे। जैसे हमने एग्रीकल्चर के साथ करा, हमने कहा हमें यूएसए की मर्जी पे नहीं रहना है, हमें फूड ग्रेन्स को खुद से ग्रो करना है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए जिससे फूड ग्रेन हमें इंपोर्ट ना कराने पड़े। तो एग्जैक्टली यही हमारी पॉलिसी थी, रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, जिससे कि जो है हमारी कंट्री में क्या हो, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वो भी अपने गुड्स के साथ में, हम खुद से ही डोमेस्टिकली गुड्स को प्रमोट करें। एक और रीज़न था गवर्नमेंट का ये कहने का कि हमें इंपोर्ट सामान को नहीं करना है, डोमेस्टिक ही गुड्स को प्रोड्यूस करना है। वो इसलिए था जिससे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इस बात को समझो, ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं जब हमने समझा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर, तब आपको पता चला था कि ये जो बाहर के देश के इंडस्ट्रीज़ थी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्रॉस्परस टेक्नोलॉजी से गुड्स प्रोड्यूस करती थी और इनके गुड्स बहुत चीप हो जाते थे, ठीक है। और फिर ये हमारी मार्केट में आके कंपटीशन दे रही थी हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स अभी जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं वो अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें कंपटीशन सहना पड़े बाहर के देश के गुड से। तो टू रिमूव दिस कंपटीशन एंड की प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हमारे इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाए, हमने क्या कहा, हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे विद डोमेस्टिक गुड। हमें इनवर्ड लुकिंग हमारी पॉलिसी थी, हमने कहा हमें बाहर के देशों से ज़्यादा डील करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के थ्रू ही तो आई थी, हमने कहा भैया अभी दूर रहो हमारे साथ, हमें थोड़े समय अपनी इंडस्ट्रीज़ पे अपनी कंट्री पे फोकस करना है, हम अपने डोमेस्टिकली सब गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनी अपनाई। अब हम वो काम करते कैसे थे, कैसे हम इंश्योर करते थे कि बाहर की जगहों से इंपोर्टेड गुड्स हमारे यहाँ नहीं आए। तो पहला हमने उसके लिए टैक्सेस लगाए, हमने टैक्स लगा दिया इंपोर्टेड गुड पे। अब इंपोर्टेड गुड चाहे सस्ता हो, जब उस पर टैक्स लगे तो महंगे हो गया। अगर 50 रुपये की शर्ट आ रही थी तो उस पर 40 रुपये टैक्स लगा दिया, वो भी 90 पे पड़ गई। अब हमारी कंट्री वाली भी 90 की बन रही थी, तो इसलिए कॉम्पिटिशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। दूसरा हमने कोटा सेट कर दिया कि हाँ इतनी लिमिट तक ही इंपोर्ट करके आप सामान को मंगा सकते हो, कोटास सेट कर दिया। कोटा यानी कि अच्छा इतना परसेंट ही सामान जो है इंपोर्ट होकर आ सकता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो फिर जो है कंपटीशन डिक्रीज हुआ और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें ग्रो होने का मौका मिल गया, ठीक है। अब ये जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने का सिस्टम, ये तो हमें जो है इंश्योर करना ही था। साथ ही के साथ गाइज हमारी कंट्री में ना टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास, इनके पास टेक्नोलॉजी होती थी, तो हम फॉरेन एक्सचेंज को, अपने डॉलर्स को, फॉरेन एक्सचेंज को टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते थे। तो हमारे जो है गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि ऐसा ना हो हम बेकार की चीज़ें इंपोर्ट करा के अपना फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट करते, क्योंकि कुछ अमीर लोग, उन पे तो बहुत पैसा होता था, ठीक है, वो तो लग्जूरियस गुड्स भी मंगा सकते थे इंपोर्ट करके। तो वो चाहते थे कि बेकार की चीज़ों पे इंपोर्ट करके हमारा फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट ना हो। इसलिए हम क्या करा, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ उन्हीं को इंपोर्ट कराया और अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करा, क्योंकि उस फॉरेन एक्सचेंज का हमें टेक्नोलॉजी खरीदने में बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो दिस वॉज द ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या थी? इनवर्ड लुकिंग थी, यानी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ग्रो करेंगे। इंपोर्ट को रोकने के लिए हमने टैक्सेस लगाए, कोटा सेट करे, और ये सब एक और रीज़न की वजह से हुआ था जिससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज सेव कर पाए फॉर परचेजिंग द इनिशियल जो गुड्स हमारे को बहुत ज़रूरी है, या फिर फॉर द टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसा लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट नहीं करना था, इसलिए हमने टैरिफ, टैक्सेस, कोटा सेट कर दिए थे। तो दिस वाज आवर ट्रेड पॉलिसी। तो अब आपने ट्रेड पॉलिसी भी पढ़ ली और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पढ़ ली, तो भैया इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी का, ये देखते हैं। तो यस, फ़ायदा तो गाइस हमारे को मिला था। हमारा जीडीपी काफ़ी इंप्रेसिव रेट पे ग्रो हुआ था। जैसे कि यहाँ एक एरर था, मैंने करेक्ट कर दिया है। 13.8% जो 1950 से 51 में होता था, 51 में होता था, उस राइज करके 1990 से 1991 में हमारा जीडीपी राइज होता है 24.6% पे। तो यस, ग्रोथ हमें देखने को मिली, हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी से काफ़ी हेल्प मिली। एक और हेल्प हमारे को इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मिली, ये पॉजिटिव फीचर्स है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। अभी नेगेटिव फीचर्स या ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव, जीडीपी इंक्रीज हुआ। दूसरा, अब ऐसा नहीं था बस कॉटन और जूट उगा रहे थे हम अपने यहाँ, और भी बतेरी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया इस्टेब्लिश हो गई थी। तीसरा, जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा गया, तो कुछ लोग जिन पे लो कैपिटल है बट उन पे बिजनेस वाला माइंड है, उनके पास इंसेंटिव है, दे वांट टू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनको जो है पार मिली कि यस वो भी जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं, वो इस फील्ड में आ सकते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं इवन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। और गवर्नमेंट लोन्स भी देती थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो हुई। और इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कि बाहर के देश वालों से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमारे यहाँ का ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा ना वो हुआ, प्रॉस्परस हुआ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बननी शुरू हुई, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह, ठीक है। साथ ही के साथ में जो साइकिल, बाईसाइकिल और व्हीकल्स जो होते हैं ना, उनका भी हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो ये थे पॉजिटिव फीचर्स। अब बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स भी थे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, जिसका एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो वो मैं तुम्हारे को ना थोड़ा भी दूसरी स्लाइड से स्टडी कराती हूँ, क्योंकि वो मैंने अच्छे से मेंटेन करी हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
नेगेटिव फीचर्स बताओ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वो पढ़ेंगे, फिर चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट, कंक्लूजन पढ़ के बाय बाय। ठीक है, तो चलो पहले अभी चलते हैं नेगेटिव फीचर्स के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी? यही कि सोशलिज्म चलाएंगे इंडस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल निभाएगी इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री साइड हीरो की तरह चलेगा। वो वाली पॉलिसी का क्या फ़ायदा मिला हमें? ये जो ट्रेड को हमने क्या कहा, हम इम्पोर्ट नहीं कराएंगे, हम ज़्यादा डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, इनका हमें क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदे देख लिए ना, अब नुकसान देखते हैं क्या हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। पहला नेगेटिव इफेक्ट था इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी का, ओवर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ आपके पास नोट्स भी क्रिएटेड है, वैसे नोट्स की कोई टेंशन मत लो, इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने पूरे फुल आपके नोट्स मेंटेन करके डाल दिए। तुम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो भी तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, पिंड कमेंट चेक करो इस चैप्टर का, तुम्हें वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं, आप यहाँ फोकस करिए। तो पहला हमारा क्या सिस्टम रहा, नेगेटिव फीचर क्या था, बहुत एक्सपैंड हो गया ये गवर्नमेंट वाला सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जहाँ वर्क कर भी सकता था वहाँ भी जो है गवर्नमेंट जो है वो जगहों को चला रहे थे। जैसे कि अगर बात करी जाए गवर्नमेंट सेक्टर, चलो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा था, भाई डिफेंस तो गवर्नमेंट ही देखेंगे, आर्म्स, एम्यूनिशन, गोली, बंदूकें और तोपें बनानी, वो डिफेंस, ये सब तो हमारा गवर्नमेंट देख रही थी। बट गवर्नमेंट गाइस होटल बिजनेस भी देख रहे थे, भैया होटल तो प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत आराम से चला सकते हैं, तो उसमें तो नहीं ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर की। तो ये ओवर एक्सपेंशन हो रहा था पब्लिक सेक्टर का, दैट वाज नॉट नीडेड एट दैट टाइम। नेक्स्ट आपको बता रखा है कि जो ये टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन, टेली कम्युनिकेशन, अब ये टेली कम्युनिकेशन पे मोनोपोली रही काफ़ी समय तक हमारे इंडिया के पब्लिक सेक्टर की, यानी कि गवर्नमेंट की। अब ये जो गवर्नमेंट की मोनोपोली रही टेलीकम्युनिकेशन पे, प्राइवेट सेक्टर को भी आ गया था, प्राइवेट सेक्टर भी अब टेलीकम्युनिकेशन को संभाल सकता था, वो भी ये मोबाइल फ़ोन के टावर वगैरह लगा सकते थे, टेलीफोन हेलो हेलो आप आराम से बात कर सकते थे। बट अभी क्या हो रहा था, पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन को होल्ड कर रखा था पब्लिक सेक्टर ने। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को टेलीफोन का कलेक्शन लेने के लिए पता नहीं कितने कितने महीने वेट करना पड़ता था। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता तो सप्लाई बढ़ जाती, लोगों को टेलीफोन का कनेक्शन जल्दी मिल जाता। तो जिस एरिया में प्राइवेट सेक्टर आ सकता था और प्रॉस्परस हो भी सकता था, वहां भी वो नहीं आ पा रहे थे। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कुछ एरियाज हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल सकते, वो पब्लिक सेक्टर संभाल, नहीं, इन अ मीन टाइम प्राइवेट सेक्टर उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, तो अब पब्लिक सेक्टर को उन्हें अलाउ कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी, और उन्हें बाकी जो एसेंशियल रिसोर्सेज है जो हमारी कंट्री के, उस पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, लोगों को इतना फोन टेलीफोन के लिए वेट करना पड़ता था। इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब देखो काफ़ी सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे पब्लिक सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU आपने कभी सुना है? तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, और उससे हमारे नेशन की वेल्थ ड्रेन हो रही थी, यानी कि वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा था, उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब इस पर भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको पता है कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लॉस में जा रहे थे, वो पहले कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, उनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करा। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में बना दिया, क्यों? जिससे कि वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी जॉब ना जाए। ठीक है, वो पहले से ही जो है लॉस में थी, फिर गवर्नमेंट ने उनको जो है अपने अंडर में ले लिया, और जिससे कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। और अगर हम सेकंड बात करें कि कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लॉस में जा रही थी। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिस्ट बिलीव ये करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। हम पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते, ये तभी तो बनाया हमने पब्लिक सेक्टर सोशलिस्टिक लाइन पे इंडस्ट्रीज, कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेलफेयर पे फोकस करना था। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज इसलिए करा कि इतने सारे लोगों की जॉब ना जाए, लॉस है तो वो गवर्नमेंट संभालेगी, बट पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट इज द लाइसेंस राज। अब देखो क्या हुआ था, अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है तो पहले लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस लेना आसान नहीं होता, लाइसेंस लेने के लिए मिनिस्ट्रीज में इधर उधर बार बार उनको जाना पड़ता था। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने इंडस्ट्री ओपन करनी है तो वो ये फोकस नहीं कर पाते थे, अरे भैया मेरे को कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ये वो, उन्हें पहले फोकस करना पड़ता था लाइसेंस लेने पे। लाइसेंस लेना आसान नहीं था, बहुत करप्शन होता था। साथी के साथ ये लाइसेंस सिस्टम को कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते थे, यानी कि वो लाइसेंस ले लेते थे कुछ इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, अपने पास ले लेते थे, सो दैट उनके कॉम्पिटिटर्स उसमें डेवलप ना हो पाए। तो ये लाइसेंस राज सिस्टम से भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जो लाइसेंस लेने का सिस्टम था इसको बोल दिया जाता था लाइसेंस राज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ गाइस, देयर वाज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसमें प्रोटेक्ट करा जा रहा था इंडस्ट्री को, ये ट्रेड पॉलिसी जिसमें इंपोर्ट्स को बंद
बंद करा गया था, इंपोर्ट्स को डिक्रीज करा गया था और डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता। इससे क्या होता है कि जो हमारी कंट्री का जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। क्वालिटी अच्छी तब करते प्रोड्यूसर्स जब उनको कॉम्पिटिशन मिलता अपने से, बाकी प्रोडक्ट से नहीं। उनको कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी हाई ग्रेड नहीं कर रहे थे, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे और हमारे इंडियन मार्केट्स में लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सर्कुलेट हो रहा था। अगर कंपटीशन आता तो क्वालिटी इंक्रीज करते, बट वो नहीं था। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि हमारा एक्सपोर्ट बेस इतना राइज नहीं हो पाता है क्योंकि हम डोमेस्टिकली गुड्स बना रहे थे और अपने सेल्फ कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, हमने एक्सपोर्ट पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये थे क्या ड्रॉबैक्स, आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स हमारी इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी के। एंड विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में कंक्लूजन में दिया होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पता है हमने मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो अपनाई थी और मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत हमने प्लानिंग करी थी एंड वी हैड 5 ईयर प्लान्स, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखे और साथ ही के साथ में हमने क्या करा, हमने कुछ अपने मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस के और साथ ही के साथ इक्विटी लाने के, ये हमारे गोल्स थे जो हमें हमेशा अचीव करने थे अपने हर प्लान में। डन। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर देखा, तो एग्रीकल्चर में हमने क्या करा, एग्रीकल्चर में हम रिफॉर्म्स लेकर आए, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन रहा और हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। और एक और मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर एग्रीकल्चर का क्या था कि इंडिया से ये ज़मींदारी सिस्टम जैसी चीज़ जो है वो अबॉलिश हो गई। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा कि पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया पब्लिक सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, और हमारी इंडस्ट्रीज़ डाइवर्सिफाई हो गई। अब ये नहीं था कि बस इंडिया में यही उग रहा है, कॉटन और जूट और इसी की जो है इंडस्ट्रीज़ लगी है, और भी बहुत टाइप की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप होती है। तो इट वॉज अ सक्सेस फॉर अस, बट हाउ एवर इतना ज़्यादा लाइसेंस राज सिस्टम होने की वजह से देयर वॉज करप्शन, देयर वॉज प्रॉब्लम एंड देयर वॉज लो क्वालिटी गुड्स इन आर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसी की, तो ट्रेड पॉलिसी हमारी इनवर्ड लुकिंग रही। आपने देखा हमने सब्सटीट्यूट करा इम्पोर्ट को डोमेस्टिक गुड्स से, हमने कहा हमने अपनी कंट्री में गुड्स को बनाएंगे, और ये कंट्री में गुड्स को बनाना अच्छा भी रहा, बट नेगेटिव उस बात पे रहा कि हमारे यहाँ फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनने लगा और हमारा एक्सपोर्ट बेस हम इतना नहीं बना पाए। तो चलो, हर चीज़ के ड्रॉबैक्स और नेगेटिव और पॉजिटिव फीचर्स तो होते ही हैं, बट धीरे धीरे आते आते अब 1950 से 1990 आ गया था, और इन सब रीज़न की वजह से ये जो अभी नेगेटिव आउटकम्स आपने पढ़े ना कि लाइसेंस आज की वजह से था, इंडस्ट्रीज़ इतने अच्छे से फिर भी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रही थी, ट्रेड में एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पा रहे थे हम। तो अब धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को समझ में आता है, हमारे इकोनॉमिस्ट को समझ में आता है कि अब हमें अपनी पॉलिसी में फिर से एक चेंज लाने की ज़रूरत है। अब इतना ज़्यादा जो इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर ने ऐसे जो है डोमिनेट कर रखा था, और हम इतना बाहर के देशों से इंपोर्ट नहीं करवा रहे थे और बाहर के देशों को इतना एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, ये सब पॉलिसी को अब चेंज करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया को अब एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब एक लेवल पे हमें एक और नेक्स्ट स्टेप लेना था। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा कि जीडीपी ग्रो नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर से, अभी भी इतने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हमने सोचा 1990 में कि हमें फिर से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब वो 1990 के बाद हमने क्या पॉलिसीज़ लगाए 1990 के बाद, वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने जाना कैसे हमने सारी कठिनाइयों का सामना करा जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए जो है क्रिएट करी थी ड्यूरिंग देयर रूल। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरे प्रॉपर क्रिएटेड नोट्स, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, ये रहा मेरा यूज़र नेम। कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे यहाँ पे। एंड साथ ही के साथ में सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोट्स वहाँ नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी है, ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश के भी नोट्स है और फिजिकल एजुकेशन के भी नोट्स है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। एंड सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड अगर आप इंस्टा नहीं भी यूज़ करते हो, देयर इज़ नो नीड टू वरी। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, जैसे पॉलिटिकल का पढ़ाया, हिस्ट्री का पढ़ाया, इंग्लिश का पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स का पढ़ाया है, तो मैं हर एक चैप्टर के पिन्ड कॉमेंट पे उनके नोट्स जो है पिन कर देती हूँ, सो दैट आप अगर जो है रिविजन करना है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर पिक्चर्स चाहिए तो आप वहाँ से चेक कर लेना, यूज़र नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो कॉमेंट सेक्शन में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।